नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है। और ये प्रश्न 100% यहाँ से एक या दो प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टैनबर्न के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। अवयवभूत, सामाजिक, आनुभाविक या फिर संदर्भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक। प्रश्न नंबर 2, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो बल देता है, ये देता है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये। प्रश्न नंबर 3, ये था और फा, चा, ये ध्वनियाँ हैं वो कैसी हैं? रूपम है, लेखीम है, शब्दिम है या स्वर्णिम है? तो ये जो ध्वनियाँ हैं ये हैं ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम। प्रश्न नंबर 4, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों को एक साथ पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को जो करना चाहिए वो है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो इसलिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह है समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये सही ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 7, सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देता है। प्रश्न नंबर 8, विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन है ऑप्शन नंबर सी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। प्रश्न नंबर 9, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता सीखने के तात्यक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर ये जो है संकेत करती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्न में से
उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। तो ये 4 ऑप्शन हैं कि पहिए कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क सभी बच्चे से मदद ले सकते हैं, या ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, या ऑप्शन नंबर डी, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो अगर एक शिक्षक हैं आप, तो कक्षा में जो शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं वो उनसे कैसे बोलेंगे। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो जहाँ पे पॉजिटिविटी है वही ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ये शिक्षिका ने कहा है कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जाते, आप जाइए और खेलिए। प्रश्न नंबर 11 के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक कारक के कारण जो है वो अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। प्रश्न नंबर 12 एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, या ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, और या ऑप्शन नंबर सी, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध करता है, या ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो एक समावेशी विद्यालय में क्या होता है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है एक विद्यालय, जो समावेशी विद्यालय होता है। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13 प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या ऑप्शन नंबर सी, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा कि जो एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, बालक है, वो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है, आनुवांशिक रचना के कारण या वातावरणीय अभिप्रेरणा के कारण, या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों संयोजन हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी मनोसामाजिक कारकों द्वारा। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो आनुवांशिक का भी वो होता है और वातावरणीय अभिप्रेरणा भी होती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 15 बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। एक, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन नंबर बी, निरंतर गृह कार्य देते रहना, ऑप्शन नंबर सी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ये बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए ये मुख्य उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 16 गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है।
तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्प्रैक्सिया। प्रश्न नंबर 17, अधिगम निर्योग्यता एक स्तर अवस्था है या फिर एक चर अवस्था है या फिर जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे, या ऑप्शन नंबर डी, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता क्या है? एक चर अवस्था है। प्रश्न नंबर 18 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, ये जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। ऑप्शन नंबर 19, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। या ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी जितनी बार गलती करने से बचता है इसे असफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 20, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है और वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ जहाँ शायद लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, शायद लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है, वह स्वभाव में बहुत कठोर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शायद यह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर करना। प्रश्न नंबर 22, राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजन कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। प्रश्न नंबर 23, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं।
जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो 23 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अपनी उपेक्षा को कम करने के कारण। प्रश्न नंबर 24, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। या ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक हैं। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये सही है, बाकी गलत हैं। प्रश्न नंबर 26, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 4 ऑप्शन हैं। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। तो इनमें से जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। प्रश्न नंबर 27, समाजीकरण है। तो समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना, ये होता है समाजीकरण। प्रश्न नंबर 28, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र संरक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण 28 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आए हुए प्रश्न हैं। थैंक यू।